हेलो बच्चों। जो बच्चे जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हैं वो साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर ही रहे होंगे। इसी वीडियो की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज हैं वो भी करा रखे हैं, जिनकी मुझे ऐसा लगता है कि पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। एंड मैं काफी श्योर हूं कि वही वाले सवाल, बस वैल्यू चेंज, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है ना, और थोड़ा सा कभी कभी किसी के सवाल में हल्की सी सिचुएशन चेंज करके आपसे फिर से किसी न किसी पेपर के अंदर आपसे पूछेंगे। वो मैंने आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखे हैं। फिर बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर ना कुछ टफ क्वेश्चंस भी करा दो, तो मैं पिछले 3 सेशन के अंदर ऐसे सवाल करा रहा हूं जिनको थोड़ा शुरू से सोचना पड़ता है, फ्रेश सोचना पड़ता है। सिंपल एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से आंसर नहीं आ रहा, या तो दो फॉर्मूले लगाने पड़ रहे हैं थोड़े, या फिर मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस हैं, या फिर बेसिक से सवाल को करना पड़ रहा है, क्योंकि इस तरह के सवाल भी जेई तो पूछ ही लेता है। और खासतौर से जो बच्चा थोड़ा सा बढ़िया है उसको इस तरह के सवालों का एक्सपोजर होना ही चाहिए। तो आप बेटा जितने वो जो पुराने सवाल हैं मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिए होंगे, ये वाले सवाल भी लगातार कर ही रहे होंगे। ये जो टफ वाले जो सवाल हैं ये मैं एक सेशन के अंदर 15 के आसपास ही करा रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर एग्जॉस्टिव हो जाता है, थोड़ा सा टफर काइंड ऑफ लेक्चर हो जाता है, तो बच्चे के लिए थोड़ा सा उसको कॉम्प्रीहेंड करने में समय लगता है। सो मैं सिर्फ और सिर्फ 15 सवाल ही एक बार में करा पाता हूँ, क्योंकि मुझे भी ऑफकोर्स बेटा पूरे सवाल को बेसिक से बताना पड़ता है, सारी बातें आपके साथ डिस्कस करनी पड़ती हैं। अच्छा सवाल है, वैसे रिलेटिवली ईजियर है, बस थोड़ी लैंग्वेज अच्छी है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका सेपरेशन जो है वो मेरे पास 5 मिलीमीटर दे रखा है, किसी न किसी बैटरी से कनेक्टेड है। ये मेरे पास बड़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल डी वो मुझे 5 मिलीमीटर दे रखा है। इसको मैंने किसी न किसी बैटरी से जोड़ रखा है। It is found that on introducing dielectric sheet of 2 मिलीमीटर थिकनेस, बड़ा बीच में मैंने कोई ना कोई डायलेक्ट्रिक लगा दी, और उस डायलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है ना वो मेरे पास 2 मिलीमीटर है। मैं इसको टी लिख दूं, इस डायलेक्ट्रिक को कहीं रख दो बेटा, यहां रख दो, यहां रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वाइल कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड, बैटरी बेटा वैसे ही वैसे लगा रखी है। द कैपेसिटेंस ड्रॉस 25% मोर चार्ज फ्रॉम द बैटरी देन बिफोर, 25% ज्यादा चार्ज बेटा कैपेसिटर के पास आ जाता है। लेट्स से कि बैटरी का वोल्टेज V है, तो पहले जो चार्ज था बड़ा दैट इज ऑफ कोर्स कैपेसिटेंस इनटू V। V तो फिक्स है ना, बैटरी लगा रखा है। बाद में जो चार्ज आया दैट इज नया वाला कैपेसिटेंस इनटू V, और जो बाद वाला चार्ज है वो पुराने वाले चार्ज का 25% ज्यादा है। इट इज 1.25 ऑफ Q, तो बेटा दैट इज ऑफ कोर्स 1.25 ऑफ CV। बेटा V से V कैंसिल, इसका मतलब नया वाला जो कैपेसिटेंस है वो पुराने वाले कैपेसिटेंस से कैपेसिटेंस का 1.25 टाइम्स होना भी चाहिए बेटा। चार्ज अगर 1.25 टाइम्स हो गया, पोटेंशियल फिक्स है, तो कैपेसिटेंस तो 1.25 टाइम्स हो ही गया है। एनीवेज, मुझसे पूछा है कि जो डायलेक्ट्रिक लगा रखी है इस डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। जब ये डायलेक्ट्रिक नहीं थी तो कैपेसिटेंस कितना था बेटा, तब कैपेसिटेंस बेटा मेरे पास था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जब डायलेक्ट्रिक लगा दी तब बेटा आपको थ्योरी याद होगी, हम इसे एक कैपेसिटर मानते हैं जिसका कैपेसिटेंस है C1, हम इसे एक दूसरा कैपेसिटर मानते हैं जिसका कैपेसिटेंस हम बोलते हैं C2, और मैं कहते हैं कि दोनों आपस में सीरीज में है, और सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 बेटा कितना होगा, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन बेटा इसकी थिकनेस, बेटा दैट कम्स आउट टू बी T। इसका कितना बेटा, इसका आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन बेटा ये डिस्टेंस, बेटा दिस कम्स आउट बी ऑफ कोर्स D माइनस T। यहां से बेटा अगर मैं K A एप्सिलॉन नॉट बेटा अगर ऐसे ले लूं तो बेटा मेरे ख्याल से ये आ जाएगा T प्लस K टाइम्स D माइनस T, और यहां से बड़ा उल्टा करूंगा तो C डैश की बड़ा मेरे पास वैल्यू आ जाएगी K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन बड़ा K टाइम्स D माइनस T प्लस T। इसे बड़ा कई बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं कि दैट इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। ये जो कैपेसिटेंस है इट इज 1.25 टाइम्स पहले कितना कैपेसिटेंस था, दैट वाज ऑफ कोर्स A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बस बड़ा इसको सोल्व कर लो, मेरे ख्याल से A एप्सिलॉन नॉट बड़ा आपका कैंसिल हो गया है, 1.25 बड़ा ठीक है, हम बड़ा आराम से मैनेज कर लेंगे। बड़ा 1.25 को हम क्या लिख सकते हैं 5/4, तो बड़ा मेरे पास आएगा
5 टाइम्स डी माइनस टी प्लस टी बाई के इज इक्वल्स टू 5/4 बड़ा 5/4 इज इक्वल्स टू 4d। इससे बड़ा मेरे पास क्या आ गया, बड़ा इससे मेरे पास आ गया d -5t प्लस 5t/k इज इक्वल्स टू 0। हाँ बड़ा वैल्यूज रखना, मेरे पास बड़ा क्या आ जाएगा, शायद मेरे ख्याल से आ जाएगा 5t/k इज इक्वल्स टू 5t माइनस डी। बड़ा k की वैल्यू शायद मेरे पास आ जाएगी 5t अपॉन 5t माइनस टी। 5t बड़ा t कितना है, t बड़ा मेरे ख्याल से 2 मिलीमीटर है, बड़ा 2 लिख दो वो, क्योंकि सारे मिलीमीटर में इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 टाइम्स बड़ा ये 2, d कितना बड़ा, d मतलब बड़ा ये सेपरेशन, बड़ा कितना है 5, ऊपर तो आ गया बड़ा 10, बड़ा नीचे कितना आ गया 5। आई थिंक बड़ा k कम्स आउट टू बी 2। कैलकुलेशन में बड़ा हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, आप बड़ा थोड़ा सा और फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज काफी अनऑर्थोडॉक्स सवाल और इतनी आसानी से नहीं बनता, बल्कि पहला थॉट ही नहीं आता, मतलब सवाल थोड़ा बनना बहुत दूर की बात है, बच्चा सोच ही नहीं पाता कि यार एग्जैक्टली करना कैसे। और इस तरह के सवाल में अगर थॉट ना आए ना तो कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इस तरह के सवाल में अगर मान लो कि ना प्रथम दृष्टया अगर मान लो कि थॉट नहीं आया ना तो वो नहीं आता है ना। ये वाला सवाल तभी बन पाता है जब इस तरह का सवाल आपने पहले से देख रखा हो। तो मेरी ऐसी फीलिंग है कि मान लो कि ये वाला सवाल अगर वापस से आया या इसके जैसा कॉन्सेप्ट अगर किसी और चैप्टर में अगर यूज कर रखा होगा तो आप इसलिए कर पाओगे कि आपने पहले से कर रखा है, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश सोचकर बढ़ाई वाला सवाल करना पॉसिबल नहीं है। सो डोंट बी दैट हार्श ऑन योरसेल्फ कि यार मैं क्यों नहीं सोच पाया, अरे भाई ये तो एक्सपीरियंस से आती कई चीजें है ना, ठीक है। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, बड़ा इस तरह से इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और एक स्मॉल करंट कैरिंग लूप है, सेम प्लेन के अंदर पड़े हैं। रेडियस ऑफ लूप जो है बड़ा मुझे वो ए दे रखा है और वो यहां से डी डिस्टेंस की दूरी पर है और बड़ा ए जो है वो काफी छोटा है एज कंपेयर टू डी। द लूप अप्लाइज अ फोर्स एफ ऑन द वायर। दोनों में कोई ना कोई करंट जा रहा है, बड़ा इसमें मैं करंट मान लेता हूँ I1, इसमें करंट मान लेता हूँ बेटा मैं एक बार के लिए I2। दोनों में जो फोर्स होगा बड़ा वो पूछा है कि इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होगा, वैल्यू नहीं पूछी, बस प्रोपोर्शनलिटी पूछा है। तो बच्चा देख के सोचेगा कि सर ये तो कोई पढ़ाई नहीं, इनफाइनाइट वायर वायर पर कितना फोर्स लगाता है मैं निकाल सकता हूं, इनफाइनाइट वायर मूविंग चार्ज पर कितना फोर्स लगा सकता है मैं निकाल सकता हूं, लेकिन इनफाइनाइट वायर इस तरह से किसी सर्कुलर लूप पर कितना फोर्स लगाएगा सर ये तो मुश्किल लग रहा है मेरे को। और इस लूप पर अगर फोर्स अगर निकालना भी होगा तो फिर मैं ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स लूंगा और उन छोटे छोटे एलिमेंट्स पर फोर्स निकालने की कोशिश करूंगा, वो भी ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है। तो इस तरह के सवाल में करना कैसे, मैं इसमें थोड़ा सा आइडिया आपको देने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि बेटा यहां से तक जो डिस्टेंस है मेरे पास ये x है, इस तार के कारण बेटा मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ और ऑफ कोर्स बेटा अगर इसका रेडियस बहुत छोटा तो यहां 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड में सेम मान सकता हूं। उस मैग्नेटिक फील्ड की बेटा आपको वैल्यू बताई है, दैट इज म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ और जो करंट है बेटा इसका डायपोल मोमेंट है अंदर की तरफ। इस करंट के कारण जो बेटा आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है बेटा वो है ऑफ कोर्स I2 इनटू इसका एरिया, दैट कम्स आउट बेटा ऑफ कोर्स पाई a स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ, मैग्नेटिक डायपोल भी अंदर की तरफ, इनके इंटरेक्शन की वजह से कुछ ना कुछ बड़ा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का बड़ा फॉर्मूला होता है माइनस एम डॉट बी, बड़ा माइनस ठीक है, एम की वैल्यू है I2 इंटू पाई a स्क्वायर, उसकी वजह से बड़ा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी अंदर की तरफ, तो कॉस ऑफ 0 करते, ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इन दोनों की इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी आ गई बेटा माइनस म्यू नॉट I1 I2 a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x। बड़ा सही लिखा, म्यू नॉट I1 I2 बड़ा पाई तो कैंसिल ही हो गया, a स्क्वायर बड़ा ऊपर आ गया और 2x आ गया नीचे। दिस फोर्स ऑफ कोर्स बड़ा डिपेंड्स ऑन x एंड वी नो दैट कि अगर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई फोर्स भी होगा। और बच्चे बोलेंगे हाँ सर ये पोटेंशियल जी एक्स पर डिपेंड कर रही है, थीटा पर डिपेंड नहीं कर रही। तो सर मैं हल्का फुल्का आइडिया है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा वो इस पोटेंशियल का ग्रेडियंट होगा, तो इट विल बी माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। और जैसे इसको डिफरेंशिएट किया बेटा एक्स के रेस्पेक्ट में, बेटा मेरे ख्याल से मेरे पास आ गया म्यू नॉट I1 I2
ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बेटा व्हाट एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स की पावर -1 था, उसका डिफरेंस बेटा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा मेरे पास ये फोर्स की वैल्यू आ गई। बस इतना सा फर्क है बेटा। एक्स की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, डी दे रखी है, तो आप बोल सकते हो कि फोर्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है म्यू नॉट I1 I2 ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स डी स्क्वायर। बेटा इनमें तो इंटरेस्ट ही नहीं, इनको I1 I2 में, तो उनको सिर्फ और सिर्फ ए और डी में इंटरेस्ट है। ऑफ कोर्स दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। ऑफ कोर्स बेटा आई थिंक सेकंड ऑप्शन सीम्स बेस्ट टू मी। ठीक है, सवाल अच्छा है, बढ़िया सवाल है, बट ऑप्शंस थोड़े गंदे हैं। ठीक है, एनटीए कुड हैव बीन मोर क्लियरर विद द ऑप्शंस। ऑप्शन बेटा थोड़ा सा उनको अच्छे देने चाहिए थे। एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन उन्होंने दे रखा है, इट कुड हैव बीन अवॉइडेड। एक वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड है बेटा, रेडियस उसका आर है और उसमें करंट जा रहा है। ये करंट का बेटा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज बेटा करंट जो है उसको पॉजिटिव मानना है। ठीक है बेटा, मैं ये सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं। ठीक है, और ऑफ कोर्स बेटा टी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बेटा करंट पॉजिटिव होगा, और काउंटर क्लॉकवाइज बेटा इसमें करंट जा रहा है ऐसे। बेटा काउंटर क्लॉकवाइज समझते हो ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ये सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड का बेटा आपके पास जो रेडियस है बेटा आपके पास इस तरह से आर है, इसमें करंट है आई। करंट बेटा आई है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ है बेटा, मेरे ख्याल से आप लोगों को बेटा याद ही रहता है मैग्नेटिक फील्ड का बेटा फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। और तो ठीक है, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। मैंने बेटा सिर्फ उसे सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन बनाया, बाकी बेटा ऑफ कोर्स आपका सोलेनॉइड ऐसे हो। आगे सवाल पढ़े बेटा, करंट वेरिएबल है, ध्यान रखना करंट का एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज बेटा मैंने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। A circular conducting coil of radius 2r is placed in the equatorial plane of the solenoid and concentric with the solenoid। ठीक है, मेरे पास बेटा एक दूसरा लूप है जिसका रेडियस 2r है और इसके कंसेंट्रिक है, और इसी के प्लेन के अंदर बेटा, इसके इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर ऐसे पड़, इसका रेडियस बेटा आपके पास इस तरह से 2r है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में, आइडियल सोलेनॉइड में नहीं होती। ठीक है, द करंट इंड्यूस्ड इन द आउटर लूप इज करेक्टली डिपेक्टेड। बेटा बाहर वाला जो लूप है ना, उसमें कैसे करंट इंड्यूस होगा, कितना करंट इंड्यूस होगा, उसका मुझे ग्राफ बनाना है। ग्राफ तो बाद में बनाएंगे, पहले एक्सप्रेशन तो लिख लो। तो बच्चा बोलेगा कि सर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, तो इसके कारण ऑफ कोर्स बाहर वाले लूप में से कुछ ना कुछ फ्लक्स तो गुजरेगा। बाहर वाले लूप में से जो फ्लक्स गुजरेगा उसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, फ्लक्स विल बी मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई मल्टीप्लाइड बाय एरिया। बेटा ध्यान रखना, एरिया में, इस वाले एरिया में कोई फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में, तो मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, दिस इज द फ्लक्स। हम इस फ्लक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर इनटू आई। वैसे जो बच्चा एक्चुअल में बेटा जब एग्जाम दे रहा होगा ना, मतलब ऑफ कोर्स उसको जल्दी भी होगी सवाल करने की, उसके पास इतना इत्मीनान थोड़ी होगा जितना इत्मीनान से मैंने बड़ा सारा काम किया है। उसको इंटरेस्ट ही नहीं है इस म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर में। वो बोलेगा कि सर इस बाहर वाले लूप में से जो फ्लक्स गुजरेगा ना, वो अंदर वाले लूप के या सोलेनॉइड के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और सर मैं इसको, इस टर्म को मैं एक बार के लिए एम बोल देता हूं, क्योंकि सर मुझे कौन सी कोई वैल्यू निकालनी है, एक्सप्रेशन थोड़ी निकालना है, ग्राफ बनाना है। और ग्राफ में तो इस बात का फर्क पड़ता नहीं कि मैं एम लिखूं या फिर म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर लिखूं। समझ में बात? तो मैं ना केवल आपको सवाल करना सिखा रहा हूं, बल्कि एग्जाम में किस तरह से बेटा आपको टाइम बचाना है या फिर बेटा किस तरह सोचना, वो भी सिखा रहा हूं ना आपको। तो वो बच्चा एम लिख के मूव ऑन कर लेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये फ्लक्स आ गया बेटा, ऑफ कोर्स एम इंटू आई। बेटा एम इंटू आई लिख दो, इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स बेटा एम इंटू आई है, और आई की वैल्यू बेटा मुझे सवाल के अंदर दे रखी है। आई की बेटा मेरे पास वैल्यू है के टाइम्स टी ई रेस टू पावर बेटा माइनस अल्फा इंटू टी। ये बेटा मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू है। ये बेटा फ्लक्स की वैल्यू है, तो इसमें कुछ कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बेटा व्हाट माइनस डी फाइव बाई डी टी। बेटा तेरा माइनस एम के तो बाहर निकाल, अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट कर। बेटा टी का डिफरेंशिएशन तो 1 आ गया, और ई रेस टू पावर माइनस अल्फा टी वैसा का वैसा। अब उल्टा करते बेटा, टी बेटा आपका बाहर आ गया, ई रेस टू पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंस होगा माइनस अल्फा ई रेस टू पावर माइनस अल्फा टी। मेरे पास ईएमएफ की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, माइनस एम के ई रेस टू पावर बेटा माइनस अल्फा टी, बेटा 1 माइनस अल्फा टी।
ठीक है ना, मेरे पास ये ईएमएफ की वैल्यू आ गई। ईएमएफ की वैल्यू आ गई है तो करंट भी ऑफ कोर्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होगा, तो करंट का एक्सप्रेशन कुछ कुछ ऐसे होगा। तो करंट का बेटा मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा वो कुछ कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा, एम भी कांस्टेंट बेटा, ये के भी कांस्टेंट, तो ऐसे लिख दूं समथिंग आई नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस अल्फा टी इंटू बेटा 1 माइनस अल्फा टी। मैं बेटा वो प्लस माइनस की जाता है, एक बार के लिए चिंता करने का। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है साफ साफ क्या बता रहा है, ये साफ साफ ही बता रहा है कि t इज इक्वल टू जीरो पर कोई ना कोई करंट है। मैं t इज इक्वल टू जीरो पर कर दूंगा, ये खत्म हो जाएगा, और t इज इक्वल टू जीरो पर करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, आई नोट आ रही है। तो t इज इक्वल टू जीरो पर कोई ना कोई करंट है, t इज इक्वल टू जीरो पर कोई ना कोई करंट है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, ठीक है। और बाद में एक टाइम जब आता है, टाइम की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा जब होती है तब करंट जीरो हो जाता है। टाइम की जब वैल्यू 1 बाई अल्फा आती है तब बेटा करंट की वैल्यू आपके पास जीरो हो जाती है। और उसके बाद ध्यान सुनना, और उसके बाद जब टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी जब पहुंचता है तब बेटा ऑफ कोर्स ये वाली टर्म आपके डोमिनेटिंग में जाती है, ये बेटा मेरे ख्याल से हल्का फुल्का लिमिट्स में पता होगा, तो करंट वापस से आपके पास जीरो हो जाएगा। तो वो जीरो तो बेटा इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तो आंसर बेटा ऑफ कोर्स 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से मुझे एक ही आंसर निकाल लगाना है। तो इसका मुझे डायरेक्शन में ध्यान रखना पड़ेगा। अब डायरेक्शन इस प्लस माइनस से जज नहीं करेंगे, डायरेक्शन ऑफ कोर्स अपन थोड़ा अपने ही दिमाग से जज करने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे बिल्कुल शुरुआत में बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऐसे है, बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और ये बेटा आपके पास करंट का एक्सप्रेशन है, बेटा मेरे पास ये करंट का एक्सप्रेशन। टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर बेटा आप देख पा रहे हो कि करंट की बेटा वैल्यू आपके पास कितनी है, जीरो। अब करंट लगातार बढ़ेगा, लेकिन बेटा करंट लगातार बढ़ेगा तो बाहर की तरफ आने वाला फ्लक्स लगातार बढ़ेगा। t इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूं, और बाहर की तरफ आने वाला फ्लक्स लगातार बढ़ेगा, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, फ्लक्स को घटाने की। तो हम क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम फ्लक्स क्रिएट करें अंदर की तरफ, हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें अंदर की तरफ, और हम मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ क्रिएट करने के लिए बेटा बाहर वाले लूप के अंदर करंट आ जाएगा ऐसे 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 क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज अगर करंट आया है शुरुआत के अंदर, टी इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूं, बाद में तो बड़ा ठीक है एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी हो तो फिर भी कर लेगा, बट मुझे तो फिर भी इन दोनों में से आंसर निकालना है कौन सा सही हुआ। तो t इज इक्वल टू जीरो पर इसमें बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और वो बढ़ रही है, तो इसके कारण बेटा इस बाहर वाले लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रिएट होगा कि वो अंदर की तरफ आए। उसके लिए बेटा इसमें करंट जो आएगा वो आपके पास इस तरह से क्लॉकवाइज आ जाएगा, और क्लॉकवाइज करंट को क्या मानना है, नेगेटिव। तो t इज इक्वल टू जीरो पर आपका करंट नेगेटिव होना चाहिए या बेटा पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स नेगेटिव होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बड़ा ऑफ कोर्स है ना, उन्होंने बारीकी और पूछ ली एनटीए वालों ने, हालांकि जेई मेन के अंदर इतनी बारीकी मेरे को लगता है कि नहीं पूछनी चाहिए थी, ठीक। बट ठीक है ना, मेरे ख्याल से मैंने आपको बड़े तरीके से सारे से बात बता दी है कि इस 2 में से और 4 में से किसको आंसर को टिक लगाना चाहिए था। आगे चलते हैं बेटा, अच्छा सवाल है बेटा, ये सवाल एनटीए ने बेटा मेरे ख्याल से 2 बार पूछ रखा है। मेरे पास बेटा 220 वोल्ट का बेटा कोई ना कोई एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा रखा है, कुछ रेजिस्टेंस और बेटा कुछ इंडक्टर लगा रखे हैं इस तरीके से। इफेक्टिव करंट आई इन द गिवन सर्किट एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बेटा फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब बेटा ओमेगा बहुत ज्यादा है, तो हमारा जो एक्स सी है बेटा, जिसे हम 1 अपॉन ओमेगा सी बोलेंगे, वो बहुत कम हो जाएगा। एक्स सी बहुत कम हो जाएगा, इस बात का मतलब यह है कि कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है बेटा वो बहुत छोटा हो जाएगा, टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस को बेटा हम एक तरीके से शॉर्ट वायर मान सकते हैं। लेकिन इंडक्टर का बेटा जो रिएक्टेंस है एक्सएल बेटा, उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा बहुत बड़ा तो ये बहुत बड़ा, और अगर ये बहुत बड़ा तो बेटा ऑफ कोर्स ये टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी हो जाएगा, तो इसका मतलब जहां कहीं इंडक्टर लगा होगा वहां पर हम उसको ब्रोकन वायर से कंसिडर कर सकते हैं। तो बेटा डायग्राम वापस बना लेते हैं, चलिए। जहां जहां बेटा तेरा ये इंडक्टर लगा हुआ है वहां ब्रोकन वायर, ठीक है बेटा, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। और बेटा कहां लगा हुआ है इंडक्टर, यहां ब्रोकन वायर। ऐसा करते बेटा मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान हो जाएगा। जहां जहां बेटा तेरा कैपेसिटर लगा हुआ ना वहां शॉर्ट वायर, शॉर्ट 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 शॉर्ट, बस बेटा हो गया अपना काम। अब करंट कैसे आएगा, अभी दिखाता हूं करंट कैसे आएगा। यू आया करंट, यू आया करंट, यू आया, ऊपर जा नहीं सकता ब्रोकन ना, करंट यू आएगा यू आएगा यू आएगा, यू आने के बाद ऊपर से जा सकता है नीचे से जा सकता है,
कुछ करंट यूं आएगा, कुछ करंट यूं आएगा। अगेन बेटा ये वाला करंट आपका यूं आ जाएगा, बेटा ये वाला करंट। मुझे तो लगता है कि बेटा तो सिंपल सीरीज पैरेलल का सवाल है, बिल्कुल सिंपल सीरीज पैरेलल का। 4 ओम और 4 ओम दोनों पैरेलल में है, कितना हो गया 2 ओम। ये 2 ओम बेटा ऊपर वाले आर्ट से तो करंट जा रहा, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 1 ओम। 2 ओम, 2 ओम और 1 ओम, बेटा कितना हो गया 5। ये बेटा आपका रेजिस्टेंस आ। मुझसे पूछा करंट कितना आएगा, बेटा करंट आएगा वोल्टेज अपॉन बेटा रेजिस्टेंस, आई थिंक 44 एम्पियर बेटा अपना आंसर आना चाहिए। ठीक है, समझ गए बेटा। ये सवाल 2 बार आ रखा है, ध्यान रखिएगा। मतलब हो सकता है बेटा दूसरी बार जो सवाल आया ना उसमें शायद ओमेगा बहुत छोटा दे रखा है, मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली देखा था ना। ठीक है, तो बेटा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उसमें हो सकता है कि उल्टा हो। मान लो कि ओमेगा वेरी स्मॉल होते बेटा सारे के सारे जो तेरे इंडक्टर है ना वो तो शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करने लग जाएंगे और कैपेसिटर बेटा सारे सारे ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, है ना। तो हो सकता है इस बार ऐसा इसमें काफी टफ सवाल। टफ इसलिए कि ना हो सकता है बेसिक सेंस ना पता हो। देखो मैं बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ कि बच्चे को हो सकता है बेसिक सेंस ना पता हो कि है ना डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है, कंडक्शन करंट का फॉर्मूला, इट इज क्वाइट पॉसिबल, है ना। तो सवाल नहीं बनेगा भाई, ठीक है ना। और बेटा ठीक है, सवाल अच्छा है, दिमाग वाला है, हर बच्चे के लिए नहीं है ना। हालांकि जब मैं ये वाली बात बोलता हूँ तो कुछ बच्चे गुस्सा होते हैं, बट ठीक है, उससे फर्क क्या पड़ता है, ठीक है ना। वो मैं क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि कोई बच्चे को ऐसे बोल दूँ कि बेटा ये वाले सवाल पे टाइम वेस्ट मत करो, तुम आगे बढ़ो, तो मैं तो चाहता हूँ उसका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक में ही फंस रहा हो और वो इस तरह के सवाल में अगर टाइम वेस्ट कर रहा हो तो फिर तो गलत ही ना है ना। तो मैं तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी बेटा ठीक है, मैं तो ऑफ कोर्स सिखाने के लिए बैठा हूँ, मैं तो चाहूंगा कि ज़्यादा सीखें इस बात को। बट ठीक है बेटा, अगर मान लो कि बिल्कुल ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेसिक सवाल में अगर इशू आ रहे हैं तो बेटा उस केस में उस पर ध्यान दो, इस सवाल पर मत ध्यान दो। मैं आपको बोल लगता हूँ कि सर सब आता है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और सी, इस फॉर्मूले पे सवाल पूछते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, उस पर सवाल पूछते हैं, उसके सवाल मैंने कर रखे हैं, सिर्फ सुन लेता हूँ, बड़ा बढ़िया सुन सकते हो। सी वाटर है बेटा, है ना, समुद्र का पानी है। फ्रीक्वेंसी बेटा कोई अल्टरनेटिंग सोर्स वगैरह होगा, 9 × 10⁻² हर्ट्ज है। परमिटिविटी बेटा इसकी 80 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट है। और रेजिस्टिविटी बेटा 0.25 ओम इंटू मीटर दे रखा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, उसको इस सी वाटर के अंदर डुबो रखा है बेटा। ये रहा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। बीच में ऑफ कोर्स आपका ये जो सी वाटर है ये है, कोई दिक्कत नहीं। एंड इट इज ड्रिवन बाई एन अल्टरनेटिंग सोर्स, बड़ा कोई ना कोई अल्टरनेटिंग सोर्स हो ना वो लगा रखा है इस तरीके से, ठीक है। ये बड़ा आपका अल्टरनेटिंग सोर्स है। अल्टरनेटिंग सोर्स बड़ा मुझे दे रखा है V इज इक्वल्स टू V0 साइन 2π/ft। बड़ा ये फ्रीक्वेंसी बड़ा ऊपर वैल्यू दे रखी, ठीक है। Then the conduction current density becomes 10 raised to power x times the displacement current density at time t is equals to this much। इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो कंडक्शन करंट का इतने टाइम्स हो जाएगा, ऐसे ऐसी बातें कर रखी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि कई बच्चे बड़ा यहीं फंस जाएंगे कि कंडक्शन करंट क्या और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या। मैं पहले एक बार कंडक्शन करंट को एक्सप्लेन कर देता हूं। सॉरी बेटा, मेरे पढ़ने में गलती हो गई। कंडक्शन करंट डेंसिटी और बड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी लिखे हुए, करंट नहीं लिखा हुआ, डेंसिटी लिखे, ठीक। आराम से बेटा, कंडक्शन करंट क्या होता है? कंडक्शन करंट बेटा ऑफ कोर्स बड़ा आपका वोल्टेज अपॉन बेटा रेजिस्टेंस। ये बड़ा जो सी वाटर होगा ये बड़ा कोई ऐसे है ना कंडक्टिंग टाइप बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी मुझे बड़ा आराम से दे रखी है। बड़ा इसकी रेजिस्टिविटी मुझे गिवन है, ध्यान रखना बेटा, है ना। भले कैपेसिटर लगा रखा हूं, सिंपल वाटर नहीं है बड़ा, सिंपल वाटर के अंदर तो कैटायंस और एनायंस होते ही नहीं है, सी वाटर है। सी वाटर में ऑफ कोर्स NaCl है, Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया होगा, और वो ऑफ कोर्स कंडक्शन में हेल्प कर रहा होगा, और उस कंडक्शन की जो भी हल्की फुल्की रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, समझ रहा। लेट से बेटा मेरे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरे पास L है, प्लेट्स का जो मेरे पास एरिया है बेटा मेरे पास वो A है। ऑफ कोर्स बेटा वोल्टेज रेजिस्टेंस को मैं आराम से लिखता हूं रो L अपॉन A। मुझे करंट, सॉरी बेटा कंडक्शन
डेंसिटी की बात कर रखी है, कंडक्शन, सो बेटा कंडक्शन करंट डेंसिटी, कंडक्शन करंट डेंसिटी विल बी कंडक्शन करंट अपॉन बेटा एरिया, तो मेरे पास जाएगा दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन रो है। ठीक है, ठीक है, चलेगा एक बार भी। तो कंडक्शन करंट तो समझ गया। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर बड़ा मामला फंसता है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है बेटा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, मैं समझाता हूं। मेरे पास बेटा लेट से मैंने ऐसे कोई ना कोई एरिया ले लिया, ठीक है। यहां पर बेटा अगर मान लो कि हायर पोटेंशियल है, यहां पर लोअर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कुछ ना कुछ ऐसे, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा ध्यान रखना, ये जो बीच वाला जो रीजन है ना, इसमें बेटा चार्ज पार्टिकल्स भाग रहे हैं। अगर चार्ज पार्टिकल्स ना भाग रहे होते, सिंपल वाला केस होता बड़ा, फिर तो इतनी कहानी थी नहीं, है ना बड़ा, फिर तो सब कुछ ऐसे काम चल जाता। फिर तो कंडक्शन करंट तो आता ही नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। याद करो बेटा, सब पढ़ा था, ठीक। जब बेटा आपके पास मैंने ऐसे रीजन बनाया है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट की अगर बात करें, मुझे कम ही चांस है कि बच्चों को याद होगा। इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा ऐसा होता है, मैं इसको बड़ा आराम से लिखता हूं, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ जीरो। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, एरिया भी इस तरफ। एरिया बेटा ऑफ कोर्स बेटा मैं बाहर निकालना चाहूँ निकाल सकता हूँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एरिया, बेटा मैंने बाहर निकाल लिया, एंड दैट इज डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बड़ा आराम से पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एल लिख दो, यहां से लिख सकते हो ना। ले बेटा मुझे ना, मुझे ना क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी चाहिए ना, मुझे डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं वो चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी चाहिए। बट ऑफ कोर्स इट विल बी दैट अपॉन एरिया। बट इसको एरिया से अगर डिवाइड किया तो दैट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, बट अगर मैं एल को बाहर निकालना चाहूँ, एल को बाहर निकाल लिया, डी बाई डी टी ऑफ वी। ये ले बेटा, ये मेरे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट, सब हो गया। कंडक्शन करंट डेंसिटी, बेटा मैं एक काम करता हूँ, ऐसे सारे काम को अगले पेज पे कर लेता हूँ, इससे बड़ा मेरे पास थोड़ी जगह रहे करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो है ना, वो कंडक्शन करंट डेंसिटी के साथ कैसे कैसे बेटा, वो कितने टाइम से बेटा, उसकी मुझे वैल्यूज वगैरह दे रखी है। अब बेटा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी, कुछ खास काम नहीं करना। कंडक्शन करंट डेंसिटी, बेटा कंडक्शन करंट डेंसिटी is equals to is become 10 raised to power x times displacement current density, ठीक है। V upon rho L is equals to 10 raised to power x times epsilon naught upon L times d by dt of, कोई इश्यू नहीं बेटा, L से बेटा L कैंसिल हो गया, दे भी नहीं रखा था, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है बेटा, V की वैल्यू बेटा मेरे ख्याल से है V नॉट साइन 2 पाई एफ टी अपॉन रो इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर x टाइम्स बेटा एप्सिलॉन नॉट। बेटा एप्सिलॉन, ओ सॉरी बेटा, मुझे ये जो एप्सिलॉन नॉट है बेटा, ये उस मीडियम का यूज करना चाहिए ना बेटा, तो मुझे मेरा यहाँ पर ऑफ कोर्स बेटा मुझे एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा। बेटा एप्सिलॉन को बड़ा आराम से देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इनटू बेटा कितना 80 है ना, बड़ा समझ लो ना बड़ा, मुझे यहाँ पर एप्सिलॉन यूज करना चाहिए था ना, एंड एप्सिलॉन इज ऑफ कोर्स 80 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू इनटू 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 डी बाई डी टी ऑफ वोल्टेज। बेटा डी बाई डी टी ऑफ वोल्टेज, बेटा इस वोल्टेज को जरा डिफरेंशिएट करना, बेटा इसका डिफरेंस आएगा वी नॉट इनटू बेटा 2 पाई एफ इनटू कॉस ऑफ 2 पाई एफ। बस बेटा अपना काम तो लगभग बड़ा डन सही है ना, सिर्फ और सिर्फ बड़ा अपन को वैल्यूज रखनी है, कोई खास ऐसा बड़ा काम बड़ा सवाल के अंदर बचा नहीं। बेटा वी नोट से वी नोट कैंसिल, बेटा साइन 2 पाई एफ टी, बेटा 2 पाई एफ टी करके देखें, 2 पाई एफ, एफ कितना है 900, और टी कितना दे रखा ना, टी कितना है 1/800, 0 0 बेटा कैंसिल, आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट टू बेटा कितना 9 पाई एफ,
बेटा कितना 9, ये जो एंगल है बेटा मेरे पास ये 9 पाई/4 के 9 पाई/4 ही आ रहा है आसपास के, ठीक। बेटा वो इस कॉस को भी नीचे लेके आऊंगा बेटा, मेरे पास जाएगा tan ऑफ, बेटा मेरे पास जाएगा दैट इज इक्वल्स टू tan ऑफ 9 पाई/4। बेटा रो आपके पास बेटा इस तरह से नीचे आ जाएगा, बेटा एप्सिलॉन नॉट बेटा आपके पास नीचे आ जाएगा, बेटा 80 आपके पास नीचे आ जाएगा, और बेटा मेरे ख्याल से 2 पाई/f भी बेटा आपके पास नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू बेटा 10⁻6। एप्सिलॉन नॉट बेटा वैल्यू भी आपको बेटा सवाल के अंदर दे रखी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ना बेटा आप उसको 9 × 10⁻9 लिख सकते हो। तो मेरे पास बेटा ये जो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ ना, tan ऑफ बेटा 9 पाई/4 बेटा कितना 1 लिख दूं, है ना, 1 चलेगा बेटा 1, है ना, अपॉन बेटा रो, रो की बेटा वैल्यू कितनी है, रो की बेटा वैल्यू कितनी है 0.25, 80 भी ठीक है बेटा। हाँ अब आगे देखना 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा कितना हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा कितना है 9 × 10⁻⁹ बेटा 9 है, तो बेटा ये इतना हो जाएगा इंटू 2। ठीक है दैट इज इक्वल्स टू 10⁻x। बड़ा देखना जरा कैसे कैसे मैच हुआ, 80 इंटू बड़ा 0.25। अच्छा मैं इसके लिए बड़ा f की वैल्यू शायद रखना भूल गया ना, मैं तो सिर्फ उससे 1/2 मैंने रो रख दिया, और ये जो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये रख दिया, 80 रख दिया, f भी मुझे रखना है, f कितना है 900 ना, ठीक है। अब बड़ा मेरे ख्याल से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। देखना बेटा कितना हो गया 80 इंटू 0.5 कितना हो गया 20, 20 बेटा इससे गया तो नीचे बच गया 10, 10 बच गया, तो 10 बच गया तो 1 2 3 ये बेटा कैंसिल हो गया, ये आ गया 10⁻6, ये बेटा 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10⁻6 इज इक्वल्स टू 10⁻x, तो x की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी आ गई है 6, ठीक है। बस बेटा आप जो प्रॉपर सॉल्यूशन है ना उसमें एप्सिलॉन नॉट की जगह बेटा तुम एप्सिलॉन लिख देना, वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी ना, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में जो मीडियम है बेटा वो वैक्यूम या फिर एयर थोड़ी है, वो तो दूसरा ना, तो वो एप्सिलॉन लिख लेना, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन नॉट इंटू 80, ठीक। बस बाकी बेटा बाकी बिल्कुल बढ़िया से मैंने आपके लिए कर ही दिया ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज एक और बढ़िया सवाल, और मल्टीपल कॉन्सेप्ट का सवाल है बेटा, ठीक है। अगेन दोनों कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आते होंगे तभी जाके बेटा अपन सवाल बन पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, उसकी मुझे वैल्यू दे रखी है, एंड कुछ कुछ बेटा ऐसे दे रखी है, E इज इक्वल्स टू E0 cos kx माइनस ओमेगा टी, ऐसे कुछ कुछ दे रखी है। ये बेटा वेव जो है नॉर्मली गिरती है किसी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पर बेटा ऐसे गिरती है, ऑफ कोर्स बेटा गिरकर वापस चली जाएगी। इसका जो एरिया है बेटा मुझे ये एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। Find the radiation pressure exerted by electromagnetic wave on the surface during a 10-minute exposure। बड़ा मुझसे प्रेशर पूछा है कि इस सरफेस पर प्रेशर कितना होगा। वैसे प्रेशर कितना होगा वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है ना, ना ही बड़ा ये जो टाइम वगैरह इस पर डिपेंड करता है। हाँ फोर्स पूछते हैं ना तो बड़ा फोर्स एरिया की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें काफ़ी सारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी हैं। जो बच्चा जब सवाल कर रहा होता है ना तो थोड़ा सा ना उसके अंदर एक सेल्फ डाउट आता है कि मैं सवाल करता हूँ और इन इन्फॉर्मेशन की मेरे को कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही, तो कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। तो ऐसा कई बार हो जाता है ना, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कई बार किसी सवाल में अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर अगर रेज आ रही है तो जो प्रेशर आता है बेटा मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, इट विल बी 2 टाइम्स इंटेंसिटी अपॉन सी। बस बस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होती तो आई बाई सी, और परफेक्टली बेटा अगर मान लो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो 2 टाइम्स आई बाई सी, ये बेटा आपका प्रेशर है। अब बात आती है कि इंटेंसिटी कितनी होगी। इंटेंसिटी बेटा मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होनी चाहिए, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इनटू सी। अब बेटा सिर्फ और सिर्फ
वैल्यूज पटकनी है, कुछ नहीं करना बेटा। सी से सी कैंसिल बेटा, 2 से 2 कैंसिल। आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बेटा, एप्सिलॉन नॉट बेटा वैसे वैल्यू देनी चाहिए थी बेटा सवाल के अंदर, नहीं दे रखी है बेटा। मैं इसको 8.85 इंटू 10⁻⁻12 लिख देता हूँ। और ई नोट बेटा, ई नोट कितना है 200 बेटा, उसका स्क्वायर लिख देता हूँ बेटा। जैसे उसको थोड़ा बहुत अपन सॉल्व करेंगे बेटा, मेरे ख्याल से ये 354/10⁻9 टाइप्स हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, ये इस तरह से मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा ये जो मुझसे प्रेशर पूछा गया ना, कि इसी टर्म्स में पूछा गया। ऊपर जो x है ना बेटा, उसकी वैल्यू मेरे पास 354 आ जाएगी। अब हालांकि बेटा इसमें बात है, मैं क्लियर कर दूं कि यार अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सवाल में देनी चाहिए। खास तौर से जब आप इंटीजर सवाल पूछ रहे हो ना, तब खास तौर से बेटा आपको कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू एनटी को देनी चाहिए। फिर किसी बच्चे ने मान लो कि इसको 8.85 की जगह बेटा मान लो कि लेट से 8.55 या कुछ और लिख दिया, तो ऑफकोर्स इंटीजर तो चेंज हो जाएगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आंसर क्या आएगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना एक्यूरेटली आपने एप्सिलॉन नॉट को लिखा है। तो दे शुड गिव इट, है ना। लेकिन यहां पर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एनटी ने नहीं दिया, है ना। मैं इस बात को क्लियर करता हूँ, बट ठीक है बेटा, आप भी इस बात को समझते हो कि ना कभी कभी किसी के सवाल में ऐसा हो जाता है। आगे चलिए, नेक्स्ट है अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल है। हालांकि इस तरह के सवाल बेटा मैंने आपको क्लास के अंदर करा रखे, है ना, बट बेटा सवाल तो अच्छा ही है। एक स्मॉल पार्टिकल है बेटा, मास m का, और वो किसी ऐसे फील्ड में है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मुझे दे रखी है, U इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, जब वो r डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, ये बेटा लेट से ओरिजिन है, ओरिजिन से r डिस्टेंस की दूरी पर बेटा आपका पार्टिकल यहां कहीं है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2। ये बड़ा पोटेंशियल एनर्जी। अगर बोर्स क्वांटाइजेशन रूल अगर ये फॉलो करता है और ये पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है, तो nth ऑर्बिट का रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ऐसे सर्कुलर मोशन टाइप कर रहा होगा। मैं हालांकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको, लेकिन बड़ा ठीक है, ये सारी चीज मैं कुछ थ्योरी तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना, बार बार क्या ही बोलूँ। मेन मुद्दे पे आते हैं। अगर ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो फोर्स जो होगा इट विल बी माइनस डेल यू बाई डेल आर। जैसे मैंने इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी माइनस m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। ये माइनस तो क्या बता रहा है कि अगर आपके पास आर वेक्टर है ऐसे, तो फोर्स है ऐसे, दैट इज टोटली फाइन। ऐसे तो मुझे फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ, तभी तो सर्कुलर मोशन करेगा। और अगर बेटा लेट्स से कि ये किसी v वेलोसिटी से अगर घूम रहा है, तो अंदर की तरफ बड़ा ऑफ कोर्स कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा। दिस फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इनटू r शुड बी इक्वल टू मास इनटू अंदर की तरफ एक्सेलरेशन। अंदर की तरफ एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन r। सॉल्व करते मेरे पास आ गया v इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बेटा तुम जानते हो, सवाल में बोल रखा है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल होल्ड करता है, सही है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम mvr जो होगा इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2। बस हो गया बड़ा सवाल, डन है। मुझे वी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आर में इंटरेस्ट है। सवाल बेटा मुझसे ऑफ कोर्स रेडियस पूछ रखा है ना, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर इस वी को उठा के यहाँ रख दो, बड़ा उठा के रखता हूँ एम। ठीक है बेटा, वी को मैं लिख सकता हूँ बेटा ऑफ कोर्स ओमेगा आर, एक आर बेटा पहले से था, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। मुझे आर का बेटा कोई पूरा एक्सप्रेशन तो निकालना नहीं है, मुझे तो आर का एन के साथ प्रोपोर्शनलिटी चेक करना है। तो आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो इसका मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एन। There must be some option like that, that comes out to be 1। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा सवाल बेटा के। हालांकि ये सवाल पूछ काफी बार रखा है, बट ठीक है, इसके पीछे थोड़ा सा इनोवेटिव मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स तो इनोवेटिव नहीं है, लेकिन इसको कैसे मैथ से रिलेट करने वो थोड़ा सा इनोवेटिव। एक हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम n+1 टू n स्टेट। n जो बड़ा 1 से बहुत बड़ा है, जैसे समथिंग ऐसा मान सकते हो कि 2000 स्टेशनरी ऑर्बिट से उछल के 1999 स्टेशनरी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन आ ना, इतनी ज्यादा बड़ा एन की वैल्यू। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, जो एमिटेड रेडिएशन है उसकी वैल्यू कितनी होगी, सोचते बेटा। आपके पास क्या जुगाड़ है बेटा, सोचते। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बेटा, मैं ठीक है एक तरीके से करने की कोशिश करता हूं। आपका जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो ऐसे पहले n+1 पे था, वहां से कूद के यहां पे आया,
तो यहां पर जब था n+1 पे था तब इसके पास एनर्जी कितनी थी, तब इसके पास एनर्जी थी, हालांकि मैं एग्जैक्ट वैल्यू के साथ लिख सकता हूं बट आई थिंक नॉट नीडेड, है ना, एक्चुअली लिख रहा हूं -13.6 इंटू Z² अपॉन बड़ा ऑफ कोर्स n+1 का होल स्क्वायर। यहां से बड़ा कूद के यहां पर आया, यहां पर एनर्जी बड़ा कितनी होगी, यहां पर एनर्जी बड़ा मेरे पास होगी -13.6 इंटू बड़ा 1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। कूल बेटा, कितनी एनर्जी घटी बेटा, एनर्जी पहले ज्यादा थी बेटा, बाद में एनर्जी घटी है दिस माइनस दिस। जो एनर्जी घटी है दैट इज इक्वल्स टू 13.6, तो बेटा बाहर निकाल लो, 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू जो एनर्जी घटी है दैट इज इक्वल्स टू h इंटू एफ, इजंट इट। मैं बड़ा बड़े आराम से लिखता हूं, दैट इज 13.6, बड़ा ये तो सब ऐसे वैल्यूज हैं, ठीक है, इसमें क्या n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर, बड़ा ऊपर क्या जाएगा n² +1 प्लस 2n माइनस n² बड़ा आपके पास कैंसिल, और मेरे पास बड़ा HF की वैल्यू आ गई है 13.6 इंटू n बहुत बड़ा है, n बहुत बड़ा है, तो इस 2n+1 को बड़ा मैं ऑफ कोर्स 2n लिख सकता हूं, 1 तो बड़ा बड़ा बहुत छोटा उसके सामने, अपॉन n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर, एक n बड़ा यहां से कैंसिल हो गया, तो HF इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू 2 n इंटू n+1 का होल स्क्वायर। बड़ा क्या ही बोलो यार, n इतना बड़ा है कि n+1 लिखो या बड़ा n लिखो एक ही बात है, तो नीचे बड़ा मेरे ख्याल से n³ बन गया। सो आई थिंक बड़ा फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³, ठीक है, ऐसे बड़ा बड़ा आपसे इसको कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। कैसे? ऐसे मैथमेटिक्स लगा सकते हैं कि हम जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल्स टू बड़ा व्हाट 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इनटू Z, वो तो ठीक है बेटा, मैं ऐसे लिख दूं E इज इक्वल्स टू E0 अपॉन n², ऐसे लिख दूं ना, E0 क्या हो गया -13.6 इंटू Z², E0 को इनको कांस्टेंट, मैं अगर इसको n के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूँ ना, मेरे पास क्या आएगा dE अपॉन dN इज इक्वल्स टू -E0 अपॉन n² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, n की पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा -2 अपॉन बेटा व्हाट n³। ये जो dE है बेटा मेरे पास आ गया, दैट इज -2E0 अपॉन n³ इंटू dN, dN मतलब n का चेंज। अब n का तो चेंज है बेटा, वो तो -1 है ना, पहले बेटा n+1 पे था, अब n पे आ गया, तो 1 का चेंज है, तो बेटा मेरे पास आ गया कि दिस एनर्जी का डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। ये dN मतलब n का चेंज, बेटा पहले n यहां था बेटा, फिर n यहां पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन पहले यहां था फिर यहां पहुंच गया, तो n का चेंज 1 हुआ ना, और dN बहुत छोटा है और 1 भी तो बहुत छोटा है n के सामने, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। ये जो एनर्जी है बेटा, यही एनर्जी तो आपकी HF है, जो फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी जितनी घटी है उतनी एनर्जी का उसने फोटोन बाहर निकाला है, उस फोटोन की एनर्जी की बात कर रखे हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। ऐसे भी सोच सकते हो, ऑफ कोर्स बेटा ऐसे सोचना थोड़ा सा और बेटर है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज अच्छा सवाल, मतलब थोड़ा सा जस्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। न्यूक्लियस है बेटा कैपिटल M मास का, और ये अपने अंदर से कोई ना कोई गामा रे फोटोन निकालता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बेटा मुझे न्यू दे रखी है, तो इसने फोटोन निकाल दिया ऐसे, ठीक, फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है बेटा मुझे इस तरह से न्यू दे रखी है। द लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की इंटरनल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई मुझसे पूछा, तो कोई बच्चे बोलेगा कि सर है ना, इस फोटोन के पास जो एनर्जी आई है वो ऑफ कोर्स न्यूक्लियस से आई होगी, तो आंसर शुड बी h न्यू, ठीक है ना, रफली आंसर सही है, लेकिन ऑब्वियस बात है बेटा, है ना, एग्जैक्ट आंसर तो ये नहीं है, क्योंकि अगर फोटोन निकला है ना, और अगर आपका इस तरीके से न्यूक्लियस पड़ा है, तो फोटोन अगर राइट जाएगा तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन आपका जो न्यूक्लियस है ना वो लेफ्ट जाएगा। और ये वाला आइडिया कहां से आया, ये वाला आइडिया आया इस बात से कि ना न्यूक्लियस का मास भी दे रखा है, तो मास दे रखा तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई यूज होना चाहिए, और ऐसे ऑप्शन है जिसके अंदर ऑफ कोर्स है ना हमारे पास
मास भी इन्वॉल्व है। जो बहुत ही समझदार बच्चा होगा ना वो बोलेगा कि सर अब जो आंसर आएगा ना वो इस बात का आएगा कि न्यूक्लियस की इंटरनल एनर्जी जितनी घटेगी ना वो दो जगह जाएगी। एक तो इस फोटोन के पास एनर्जी दैट विल बी ऑफ कोर्स एच न्यू, प्लस जो इस क्या नाम बेटा ये जो आपके पास न्यूक्लियस है ना इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो जो भी आंसर आएगा वो ऑफ कोर्स एच न्यू से तो ज्यादा आएगा। तो आंसर ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये एच न्यू से कम है, ये हो नहीं सकता, तो आंसर इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी द फोर्थ वन। और बेटा यही आपका आंसर। ये मैंने आपको बताया कि कैसे एक्चुअल एग्जाम के अंदर सोचना है अगर एनटीए ने ऑप्शंस अगर अच्छे से सेट नहीं किए तो। बट अगेन आप बोलोगे सर मैं तो आपसे है ना एग्जाम में किस तरह से आंसर टिक लगाना ये तो सीखना चाह रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट तो सीखना चाहता हूँ। बट कॉन्सेप्ट तो मैंने सिखा रखे हैं क्लास के अंदर। चलो फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपके पास फोटोन गया राइट में, बट आपका न्यूक्लियस जाएगा लेफ्ट में। अगर इसके पास बड़ा मोमेंटम p तो इसके पास भी बड़ा मोमेंटम p, क्योंकि नेट मोमेंटम जीरो तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो, और फाइनल मोमेंटम जीरो तभी होगा जब इसका मोमेंटम जितना p लेफ्ट में इतना मोमेंटम बेटा इसका p राइट में। फोटोन के पास जो मोमेंटम होता है बेटा उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, आई थिंक बेटा दैट इज h बाई लैम्डा। बेटा मुझे लैम्डा नहीं दे रखा, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। वी नो दैट कि बेटा फ्रीक्वेंसी इज सिंपली बेटा व्हाट c बाई लैम्डा। बेटा हम बड़े आराम से लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, बेटा लैम्डा को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं c अपॉन न्यू, लिख सकते हैं ना। मेरे पास ये मोमेंटम आ गया, जितना मोमेंटम इसके पास बड़ा इतना मोमेंटम इसके पास। इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, बड़ा ऑफ कोर्स इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास। मोमेंटम बेटा जितना इसका उतना ही इसका, तो दैट विल बी ऑफ कोर्स h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन बड़ा c स्क्वायर इंटू 2m। तो जो टोटल एनर्जी का बड़ा जो लॉस होगा ना इंटरनल एनर्जी का न्यूक्लियस का वो दो जगह जाएगा। एक इसके पास एनर्जी, बट ऑफ कोर्स इसके पास जो एनर्जी आएगी इट विल बी एच न्यू, बट इसके पास जो एनर्जी आएगी बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एम सी स्क्वायर। एच न्यू बेटा कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच गया 1 प्लस बेटा एच न्यू अपॉन 2 टाइम्स एम सी स्क्वायर। दिस मस्ट बी योर आंसर, बट ऑफ कोर्स द ऑप्शन कम्स आउट विद द फोर्थ। ठीक है, हालांकि बेटा ठीक है, जब जेई का एग्जाम आएगा तो जिस बच्चे का दिमाग तेज काम कर रहे हैं और जिसने खूब सारे सवाल किए हैं वो बड़ा ऑप्शंस भी पढ़ता है कि हाँ यार कैसे ऑप्शंस में मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकता हूँ, तो वो तो और फास्ट आंसर निकाल चुका है। ठीक है, बाकी मैंने बेटा कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया, किसी बच्चे को इस तरह कॉन्सेप्ट ना आते हो तो वो मेरे ख्याल से अब सीख चुका है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट बहुत बढ़िया सवाल है ना, मतलब बेसिक सवाल, बेसिक से उठा हुआ सवाल, फॉर्मूले से सवाल नहीं। अदरवाइज बड़ा ठीक है, डिफ्लेक्शन के अंदर बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद जाता है, कौन सा, कि जो सेंट्रल फ्रिंज विड्थ है वो कितनी है, दैट इज 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है और बड़ा ऑफकोर्स जिस बच्चे को बेसिक आते हैं सिर्फ वही सवाल कर पाएगा। हमारे पास क्या क्या सिचुएशन दे रखी है, बड़ा एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है। ठीक है, और सामने बेटा मेरे पास ये कोई ना कोई स्क्रीन है बेटा, लेट से ऐसे। ठीक, वेवलेंथ जो बेटा लाइट की बेटा मेरे पास वो 6000 एंगस्ट्रॉम मुझे दे रखी है, एंड ये बेटा लेट से कोई ना कोई आपके पास इस तरह से स्लिट है। जो आप लाइट यूज कर रहे हो बेटा उसकी वेवलेंथ जो है मेरे पास वो 6000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, it is used the distance between the first and the third minima in the diffraction pattern is found to be 3 मिलीमीटर। पहले मिनिमा और तीसरे मिनिमा के बीच की डिस्टेंस 3 मिलीमीटर है। तो ऑफ कोर्स हमने जो फॉर्मूला याद कर रखे हैं उसके आगे की बात पूछ रखी है ना इसमें बेटा, when the screen is placed 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम स्लिट, बेटा ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास 0.5 मीटर है। ठीक है, द विड्थ ऑफ स्लिट, बेटा विड्थ ऑफ स्लिट बेटा स्मॉल डी जो ना ये मुझसे पूछ रखा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई इशू नहीं। पहला बेटा मिनिमा यहां आएगा, दूसरा मिनिमा बेटा यहां पर आएगा, तीसरा मिनिमा बेटा यहां पर आएगा। लेट्स से बेटा दिस एंगल कम्स आउट टू बी थीटा। पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं है, बट मैंने आपको बड़ा आराम से वाले फॉर्मूले सिखा रखे। मिनिमा के लिए बेटा फॉर्मूला होता है डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ लैम्डा। पहला मिनिमा चाहिए एन को 1 रख दो, दूसरा मिनिमा चाहिए एन को 2 रख दो, तीसरा मिनिमा चाहिए एन को 3 रख दो। थीटा बेटा अक्सर छोटे होते हैं, जो कि बेटा छोटे आते भी हैं, तो हम डी साइन थीटा को बड़े आराम से डी टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ये सारी के सारी कैलकुलेशंस आपने क्लास में देख रखी होगी। ये अगर मेरे पास डिस्टेंस अगर y है तो मैं
tan थीटा को बड़े आराम से लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस बड़ा दैट इज डी y अपॉन कैपिटल D इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई है n टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। हमारा पहला मिनिमा जो है बड़ा वो कहां पर आएगा, n को 1 रख दो तो दैट कम्स आउट विद लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तीसरा मिनिमा कहां पर आएगा बड़ा, n को 3 रख दो तो दैट इज 3 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। पहले मिनिमा बड़ा y1 डिस्टेंस पे है, तीसरा मिनिमा बड़ा y3 डिस्टेंस पे है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बड़ा ये शायद सवाल के अंदर कितनी 3 मिलीमीटर दे रखी होगी, हाँ बेटा 3 मिलीमीटर देगी बड़ा। ऑफ कोर्स बड़ा 3 मिलीमीटर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस कैपिटल डी। बड़ा ये जो अप्रोक्सीमेशन के लिए बड़ा बिल्कुल सही है अपन। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बड़ा दैट इज ऑफ कोर्स y3 माइनस y1 दैट इज 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 मिलीमीटर। बड़ा सिर्फ वैल्यूज रखनी है। स्मॉल d बेटा मेरे पास बड़ा आराम से आएगा 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 3 मिलीमीटर। चलो सब कुछ SI यूनिट में रखते हैं। 2 टाइम्स लैम्डा बेटा, लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 इंटू 10⁻⁻10। कैपिटल D बेटा कितना है 0.5, 3 मिलीमीटर बेटा दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻3। बेटा 3 0 और 3 0 बेटा कितने हो गए 6, तो बेटा मेरे ख्याल से हो गया 10⁻4। 0.5 और 6 बेटा कितना हो गया 3, तो आई थिंक दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻4। आंसर शुड बेटा ऑफ कोर्स 2 इंटू 10⁻⁻4 मतलब 0.2 मिलीमीटर हमारा आंसर आ गया। हम बेटा लिखना 10⁻⁻4 मीटर के ऑर्डर में था, मैंने लिख दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। बहुत ही बढ़िया सवाल, मतलब सीरियसली अच्छा सवाल। हालांकि ये वाला सवाल एनटीए ने बेटा एडवांस में रखा है वाला सवाल ना, वैल्यू चेंज के साथ। एनटीए ने ये वाला सवाल बेटा है ना मेरे ख्याल से 2 या 3 बार पूछा। थोड़ा टफर साइड का क्वेश्चन तो है ही, इसमें नेगेटिव 0 एरर है। लेकिन जब दूसरी बार सवाल पूछा ना तब उन्होंने गलत कॉन्सेप्ट से आंसर निकाल रखा था। ये मैंने बेटा जानबूझ के सवाल वो लिया जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट सही यूज कर रखा था। ठीक है, तो मैं आपको जो सही कॉन्सेप्ट है वो भी सिखा दूंगा। हालांकि मैंने क्लास के अंदर बट आपको ये सारे के सारे नेगेटिव 0 एरर वाली बातें आपको बड़ा इत्मीनान से सब बढ़िया से समझा रखी है। बट हो सकता है बड़ा किसी बच्चे को नेगेटिव 0 एरर वाला कॉन्सेप्ट ना आता हो, या फिर आता हो तो गलत आता हो। और वो जो गलत आता है ना उससे बड़ा एक एनटी का दूसरा वाला सवाल है उसका आंसर सही आता है। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ है बता। एक वर्नियर कैलिपर है, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ये बड़ा बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे इन जनरल होते हैं। 9 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 10 मेन स्केल डिवीजन। एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है बड़ा ऑफ कोर्स वो मैंने उल्टा तो बोल दिया, 10 बड़ा वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 10 बड़ा जो वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर है। तो आपका एक वर्नियर स्केल जो होगा वो 9/10 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर। आगे पढ़े। When both the jaws of vernier caliper touch, बड़ा दो वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज जब टच करेंगे तो ऑफ कोर्स बड़ा रीडिंग 0 आनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से बस 0 नहीं आ रही है। यहां पर क्या रखा है, द 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज लेफ्ट टू द 0 ऑफ द मेन स्केल। बड़ा ये अगर मेन स्केल का 0 है तो वर्नियर स्केल का 0 उसके लेफ्ट में है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव 0 एरर। इसका मतलब हमारे वर्नियर कैलिपर जो फॉल्टी है और उसमें नेगेटिव 0 एरर है। वर्नियर स्केल का 0 अगर राइट होता तो पॉजिटिव 0 एरर होती है एंड दैट वुड हैव बीन एन इजियर क्वेश्चन। ठीक है, एंड द फोर्थ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल रीडिंग। और बेटा इसका जो 1 2 3 4 चौथा वाला जो है ना वो बेटा मेन स्केल के साथ रीड कर रहा है, मतलब फोर्थ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। बेटा एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो बेटा लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट होता है एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल इज 9/10 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन, बट दैट कम्स आउट बी 1/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। बड़ा एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो मेरे ख्याल से 1 मिलीमीटर के बराबर है, तो लीस्ट काउंट मेरे पास आ गया 0.1 मिलीमीटर। अब सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालते हैं। लीस्ट काउंट जो आएगा बेटा उसकी वैल्यू आएगी, वर्नियर जब दोनों जॉस टच कर रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर का जो फोर्थ वाला जो
सॉरी बेटा वर्नियर वाले स्केल का जो फोर्थ है वो बेटा मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, तो बच्चा बोलेगा सर -4 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। बेटा दिस इज रॉन्ग, है ना, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। ये मैंने आपको क्लास में भी समझाया है, ऐसे नहीं करते। हालांकि ऐसा करने से बेटा जे का जो दूसरा वाला सवाल है उसका आंसर आता है, बट वो गलत है, ठीक है। तो सर क्या करते हैं, जब नेगेटिव जीरो एरर होती है ना, तब बेटा इस 4 को हम इधर से काउंट नहीं करते बल्कि इधर से काउंट करते हैं। 10th वाला जो ना इस बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से काउंट करते हैं। अब इधर से अगर फोर्थ है तो इधर से बेटा ऑफ कोर्स क्या होगा, 10 - 4 6 होगा, समझ ना। तो जब भी नेगेटिव जीरो एरर होगी तब हम इधर से काउंट ना करके इधर से काउंट करेंगे, तो ये 4 नहीं बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे 6। ये 3 होता तो 7 बोलते, ये 2 होता तो अपन इसको 8 बोलते। तो नेगेटिव जीरो एरर जो आएगी बेटा वो ये ना आके -6 टाइम्स लीस्ट काउंट, बेटा लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर, आई थिंक बेटा दैट इज -0.6 टाइम्स ऑफ मिलीमीटर। ये बेटा मेरे पास अभी तक सिर्फ और सिर्फ जीरो एरर आई है, अभी तक सवाल करना बाकी है। आगे चलते बेटा, while measuring diameter of a spherical body, the body is held between the two jaws। बेटा कोई स्फीयर था, उसका डायमीटर मेजर करना था, दोनों jaws के बीच में उसको फंसाया। Now it is observed that zero of the vernier scale lies between 30 and 31 division of main scale। ठीक है, तो मेन स्केल की रीडिंग तो क्या हो गई 30, है ना, मेन स्केल की रीडिंग तो कितनी हो गई 30, और वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या हो गई है 6। बेटा सिक्स्थ वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ना वो एग्जैक्टली बेटा सिक्स्थ वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द मेन स्केल। बेटा मेरे ख्याल से बात समझ में आपको आ गई होगी। आपके पास अगर मान लो कि लेट से कि ये मेन स्केल है, तो मेन स्केल का बेटा लेट से मेरे पास ये 30 है, ये बेटा आपका 31 है, तो आपका जो वर्नियर स्केल है ना उसका जीरो बेटा यहां पर लाई कर रहा है, और वर्नियर स्केल का अगर जीरो अगर यहां पर लाई कर रहा है ना, तो उस केस में हम रीडिंग मेन स्केल कौन से लेते हैं, ये वाला लेते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग तुम्हारे पास बड़े आराम से आ गई है 30 टाइम्स बेटा व्हाट, बेटा मेन स्केल का बेटा हर एक एक खांचा जो है ना वो 1 1 मिलीमीटर का है, तो 30 एक एक खांचा बेटा 1 मिलीमीटर का, तो दैट कम्स आउट विद 30 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है बेटा, वर्नियर स्केल रीडिंग में साफ साफ बोल रखा है कि वर्नियर स्केल का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठी वाली जो लाइन है ना बेटा वो मेन स्केल के साथ ऐसे कोइंसाइड कर रही है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई 6 टाइम्स बेटा उसका लीस्ट काउंट, उसका लीस्ट काउंट, और उसका बेटा लीस्ट काउंट कितना है बेटा, लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, आई थिंक बेटा दैट इज 0.6 टाइम्स मिलीमीटर। तो मेरे पास जो रीडिंग आ चुकी है बेटा वो क्या आ चुकी है, मेन स्केल रीडिंग प्लस बेटा आपके पास ये, तो दैट कम्स आउट विद 30.6 मिलीमीटर। लेकिन ये तो रीडिंग आई है ना, एक्चुअल रीडिंग जो होगी ना वो हमेशा मेजर्ड रीडिंग में से जीरो एरर माइनस करना पड़ता है। तो अगर आपको एक्चुअल रीडिंग अगर निकालनी है तो बेटा आपको इस रीडिंग में से आपको बेटा जीरो एरर माइनस करनी पड़ेगी, और जीरो एरर बेटा हम बड़ी मेहनत से निकाल चुके हैं -0.6 मिलीमीटर, -0.6 मिलीमीटर। बेटा माइनस माइनस बेटा क्या हो गया, प्लस हो गया, तो बेटा मेरे ख्याल से 30.6 प्लस 0.6, आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट विद 31.2 मिलीमीटर। दिस शुड बी अवर आंसर। देयर मस्ट बेटा सम ऑप्शन लाइक दैट। हाँ बेटा ठीक है, ये सारे सेंटीमीटर में लिखे हुए, तो मैं इसको बेटा 3.12 सेंटीमीटर लिख रहा हूं। हाँ बेटा 3.12 ही आंसर आना चाहिए बेटा, मेरे ख्याल से उन्होंने शायद आंसर 3.10 दे दिया होगा, तो शायद बेटा मैं जो कह रहा था कि एक सवाल गलत था ना, शायद वो यही है। उन्होंने अगर 3.10 सेंटीमीटर दिया होगा तो किस तरह से दिया होगा, उन्होंने बेटा ऑफ कोर्स जो लीस्ट काउंट है ना वो इस 4 से निकाल लिया होगा, और बेटा इस 4 को जब आप वहां पर लिखोगे तो बेटा आपका वो 3.10 आ जाएगा। तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, मैंने बेटा ऐसा बोल दिया था कि एक सवाल गलत वाला है, बेटा वो मेरे ख्याल से गलत वाला सवाल यही है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर आंसर बेटा क्या आना चाहिए, बेटा प्रॉपर आंसर ऑफ कोर्स इसका 3.12 सेंटीमीटर आना चाहिए। दिस इज ऑफ कोर्स बेटा योर राइट आंसर। और जो एनटीए ने बेटा आंसर दिया है दैट इज बेटा 3.10 सेंटीमीटर। और कारण क्या था, क्योंकि बेटा इसके अंदर हमने -0.6 मिलीमीटर किया, बेटा इसके अंदर एनटीए ने माइनस बेटा 0.4 टाइम्स ऑफ मिलीमीटर किया, तो वो जो बेटा है ना
0.2 मिलीमीटर का जो डिफरेंस है, 0.02 मिलीमीटर का, 0.02 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस है वो इस कारण से आ गया। ठीक है, तो बेटा सही तरीका क्या है मैंने बेटा आपको समझा दिया। एडवांस वगैरह के अंदर खास तौर से बेटा ध्यान रखें, वहां पर थोड़ा ऑफकोर्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से सवाल अपन को करना पड़ता है। इवन बेटा जो स्क्रू गेज है ना, उसके अंदर भी ऐसा ही है। स्क्रू गेज के अंदर बेटा जो नेगेटिव जीरो एरर होती है ना, तो अपन वो जो 100 वाला जो मार्क होता है ना, वैसे उल्टा काउंट करते हैं, है ना, उस तरफ काउंट नहीं करते। मान लो कि लेट्स से कि वो स्क्रू गेज में आते आते जैसे 95 आ गया, तो 95 काउंट नहीं करते, बल्कि 100 माइनस 95 5 काउंट करते हैं। तो वहां पर भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो नेगेटिव जीरो एरर में बेटा वो उल्टा ही काउंट करते। तो ये बड़ा ठीक है, ये सवाल अच्छा था। ऑल दो बड़ा ठीक है, एनडीए ने थोड़ा सा सवाल मतलब गलत कर दिया, बट अपने हिसाब से सीखने लगा कि इसमें खूब सारी बातें थी। मेरे ख्याल से आप सारी सारी बातें सीख भी गए होंगे। ठीक है, तो कोई अगर अच्छा सवाल अगली बार आया तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वो आंसर सही ही देंगे। अगर मान लो कि सही आंसर मैच ना करे तो बड़ा ठीक है, आप गलत तरीके से भी ट्राई करके चेक कर सकते हो, शायद उससे ऑप्शन आपका मैच कर जाए। ठीक है, मैंने बड़ा आपको सारी बातें सिखा दी ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक और सवाल। हालांकि बेटा अगेन ये वाला सवाल थ्योरी का ही सवाल है। बेटा मैंने क्लास में आपको अलग से इसकी थ्योरी सिखा रखी है सारी की सारी, और ये वाली थ्योरी मैंने आपको बता रखी है कि बेटा मिरर के केस में यू वी और फोकल लेंथ निकालना, लेंस के केस में यू वी और फोकल लेंथ निकालना, कैपेसिटर के सीरीज में सी इक्विवेलेंट निकालना, और रेजिस्टेंस के पैरेलल में आर इक्विवेलेंट निकालना। इनमें सब में एरर निकालने के लिए ये सारे का सारा बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट पर बड़ा एनटीए सवाल पूछता है, और अच्छा सवाल पूछता है, टफ सवाल पूछता है। दो रजिस्टर है बेटा R1 R2 ऐसे। R1 जो है बेटा मेरे पास वो 4 प्लस माइनस 0.8 ओम है, और R2 जो है बेटा मेरे पास वो 4 प्लस माइनस 0.4 टाइम्स ओम है। दोनों को मैंने पैरेलल में लगा रखा है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझसे पूछा है। ऑफ कोर्स बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में एरर भी होगी, और मेन चीज तो अपन को एरर ही निकालनी है बेटा, बाकी तो सबको पता ही क्या करना है। तो मैं जानता हूं कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस बेटा 1 अपॉन R2। ये भी 4 है बेटा, ये भी 4 है, तो आर इक्विवेलेंट तो मेरे बच्चे फटाक से कर लेंगे, 2 आएगा बेटा, आई थिंक दैट इज 1/4, दैट इज बेटा 2/4, दैट कम्स बेटा 1/2। तो आर इक्विवेलेंट की जो ट्रू वैल्यू है ना बेटा, वो तो मेरे पास 2 ओम आएगी। मुझे मेन मतलब मजा किस में, मतलब मेन काम किस में बेटा, ऑफ कोर्स मुझे एरर निकालने में। ऑब्वियस बात है बेटा, कोई बच्चा अगर एरर नहीं भी निकाल पा रहा तो वो इतना तो समझ गया कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता, तो उसको पता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर आना है। और अगर उसने दो ऑप्शन अगर ओमिट कर दी बेटा, फिर तो तुक्का बनता है ना, मार सकता है। अगर उसे कुछ भी ना आता हो ना तो बेटा तुक्का मार सकता है। इस तरह के सवालों में एरर निकालने के लिए बेटा हमारा जो पॉलिनोमियल वाला एक्सप्रेशन था ना, वो तो काम आएगा नहीं। पावर लगाना वो तो काम आएगा नहीं, वैसे बड़ा पॉलिनोमियल फंक्शन है ही नहीं है। तो यहां पर आप यहीं पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू डी आर इक्विवेलेंट। 1 अपॉन R1 का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू डी R1। 1 अपॉन R2 का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू बेटा व्हाट डी R2। बेटा माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, ये बेटा ऑफ कोर्स यहाँ पर स्क्वायर भी। ये है आर इक्विवेलेंट में एरर जो मुझे निकालनी है। ये है आर इक्विवेलेंट की ट्रू वैल्यू बेटा, वो मेरे पास 2 है। ये R1 में एरर बेटा, R1 में एरर है 0.8। R1 की बेटा ट्रू वैल्यू है बेटा 4। ये है R2 में एरर बेटा, R2 में एरर है 0.4 बेटा, R2 की ट्रू वैल्यू बेटा मेरे पास 0. आई थिंक बेटा नीचे तो 16 आ गया, ऊपर बेटा मेरे ख्याल से 1.2 आ गया, इज इक्वल्स टू डी आर इक्विवेलेंट अपॉन बेटा 4। बेटा 4 से बेटा 4 कैंसिल। आई थिंक बेटा मेरे पास आर इक्विवेलेंट में जो एरर है उसकी वैल्यू बेटा मेरे पास शायद 0.3 टाइम्स ऑफ ओम आ गई। दिस मस्ट बी योर आंसर बेटा, आपका आंसर थर्ड वाला। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, इस तरह का सवाल है ना, थोड़ी भाषा चेंज करके बेटा जगह जगह पूछ सकता है। एडवांस के अंदर यू में एरर दे रखा था, वी में एरर दे रखा था, और एफ में एरर पूछ रखा था। शायद जेई मेन में भी एक सवाल ऐसा था जिसमें लेंस के अंदर ऐसा सवाल था, वहां पर बड़ा एग्जैक्टली सेम थ्योरी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि वहां पर बड़ा फॉर्मूला यही वाला है। जैसे फॉर्मूला बड़ा यहाँ पर है, वैसे बड़ा फॉर्मूला आपके पास लेंस और मिरर वाले केस में भी तो है। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, या 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। एरर में बड़ा ऑफकोर्स आप जानते हो कि प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता, फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास ऐसा ही बन के आता है। ठीक है, मैंने बेटा काफ़ी मेहनत से आपको बेटा सारे के सारे सवाल कराए, लगभग लगभग बेटा मैंने शायद आपको 160 170 के आसपास क्वेश्चंस कराए।
मैंने थोड़ा सा इन सवालों में ज़्यादा टाइम लिया जो थोड़े टफर काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे। इजी वाले सवाल थोड़ा ऑफ कोर्स आपको पढ़ने में भी आराम से कर लिए होंगे, ये वाले सवाल थोड़े से आपको एग्जॉस्टिव लगे भी होंगे, बट ठीक है, क्या करूँ, तो बड़ा चैप्टर का भी नेचर है, सब सवाल का नेचर है, टाइम लगता ही। आप सभी को एग्जाम के लिए बड़ा ऑल द बेस्ट। जिन बच्चों का एग्जाम 22, 23, 24, 28 इन तारीख को है बड़ा, वो प्लीज़ अपने जो कंपटीशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हम अलग अलग सेशंस के जो पीवाईक्यू जो सवाल आएंगे मेमोरी बेस्ड वो डिस्कस करेंगे, उनको देख के जरूर जाना। हम कंपटीशन वाले बच्चों के लिए ऐसा करेंगे कि लेट से बड़ा मान लो कि लेट से कि 21 तारीख को 2 पेपर हुए, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। तो उसमें लेट से कि फिजिक्स के 50 सवाल हैं, 50 में से कम शाम होते होते नियरली 25 सवाल तो आपको मिल ही जाते हैं मेमोरी बेस्ड, है ना। उसमें हल्का फुल्का अपन चेंज कर लेंगे, भाई बच्चा वहाँ पर मेमोरी बेस्ड में इतना भूल जाता है कि ना R1 दे रखा था, R2 दे रखा था, R इक्वलेंट पूछा था, तो वो R1 R2 की वैल्यूज मगर मान लो भूल गया तो अपन लिख देंगे एक बार के लिए। तो वो हम 25 सवाल किसी तरह से जुगाड़ करके हम उनके पेपर रोज लेंगे। तो 21 वाला जो पेपर हो गया दोनों उनका मिला के एक पेपर ले लेंगे, 22 वाले जो होंगे उन दोनों को मिला के अगेन एक पेपर ले लेंगे, 23 वाले जो होंगे उनका दोनों को मिला के एक पेपर ले लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि रोज हम एक एक पेपर आपके लेते रहें, तो जो आगे वाले शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं ना वो कम से कम पीछे वाले शिफ्ट वाले जो पेपर है ना वो किस तरह के हैं उसको देखकर वो जा सके। ऐसा हम लास्ट के 2 साल से कर रहे हैं और एंड हमारा एक्सपीरियंस ये कि आगे आने वाले जो शिफ्ट है ना उनमें बच्चों को अच्छा खासा इसका फायदा होता है। कोई बच्चा बहुत ही मक्कार हो, है ना, और वो टेस्ट ना देना चाहे तो ऐसा कर सकता है कि ठीक है 2 सवाल किए और सबमिट कर दिया और फटाक से टेक्स्ट सॉल्यूशन पढ़ के चला गया, इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सवाल रिपीटेटिव होते हैं। और मान लो कि एटलीस्ट इतना फायदा तो होता ही ना कि मान लो कि पेपर देखा और 25 में से 22 या 23 सवाल आएगी तो बहुत ही आसान है, तुम कर लेता, तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो आता है कि हाँ पेपर में ऐसे कोई डीमंस नहीं है। कई बार टीचर बोलता बोलता थक जाता है कि बेटा पेपर है ना ऐसा कोई खास नहीं आएगा, इजी आएगा, तूने जो पढ़ रखा है वही आएगा, बच्चा नहीं मानता। लेकिन जब एक्चुअल पेपर ऐसा आता है तो बच्चा मान जाता है। ठीक है, चलिए इतना ही था एंड ऑल द बेस्ट।